Hey learners, hope you all are doing well. So, we'll be starting a new chapter today, that is aggregate demand and related concept. This chapter is from class 12th macroeconomics and so called a very tough chapter in the whole syllabus. But let me tell you it is not a tough chapter. I'll try to explain it in the easiest way possible because it is just about the concepts. Once you get the concept, the game is yours. So, yeah, without wasting time, let's begin. तो जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था डिमांड इज इक्वल्स टू वांट्स ऑफ पर्सन, राइट। तो जब हम लोग एग्रीगेटेड लेवल पे इसी वांट की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर अकरिंग इन द इकोनॉमी फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड, जब सब लोग जो है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। सो सिंस इट इज़ अबाउट डिमांडिंग समथिंग, सो वी कैन ओनली गेट समथिंग इन एन इकोनॉमी बाय पेइंग फॉर इट, ठीक है। हमें कुछ भी चीज़ कभी मिलेगी जब हम उसके लिए पे करेंगे। तो व्हेन वी आर स्पेंडिंग समथिंग फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड यानी कि जब पूरी इकोनॉमी गुड्स सर्विसेज की डिमांड करती है, उसी तरह जब पूरी इकोनॉमी उसको खरीदने के लिए पैसे लगाती है यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करती है, सो वी गेट टू नो अबाउट द टोटल एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। वाइसा वर्सा जब हम पूरे एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि पूरी इकोनॉमी में कितना खर्चा हुआ है। हेंस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर सिमिलर इन नेचर और द सेम इन नेचर, क्योंकि जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे वो क्यों होंगे, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए होंगे, राइट। वी आर डिमांडिंग फॉर इट एंड देन वी आर बाइंग इट। इट कैन बी अ स्मॉल गुड और अ मैसिव सर्विस, पर हमको उसके लिए पे तो करना ही है। तो वही सब जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनके आप खर्चे करते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर डिमांड्स, ठीक है। तो हम इकोनॉमी में अज्यूम करते हैं कि जितनी भी हमारी एग्रीगेट डिमांड है, इट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू दी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विच आर प्लान्ड इन नेचर, ठीक है। यहाँ पर जब हम एग्रीगेट डिमांड की भी बात कर रहे होते हैं, सो वी डोंट टॉक अबाउट दी करंट सिनेरियो, वी टेक सर्टन टाइम पीरियड की, इस टाइम पीरियड में, एक अकाउंटिंग ईयर में या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में हम कितनी ज़्यादा अज्यूम्ड सर्विसेज या फिर गुड्स की डिमांड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए यहाँ पे जितने भी प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द प्लान्ड डिमांड ऑफ द होल इकोनॉमी। दैट इज वाई एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है मार्केट डिमांड का। सो सी, एग्रीगेट डिमांड मार्केट डिमांड आर सिमिलर कॉन्सेप्ट्स बट दे आर नॉट एट ऑल सेम। एग्रीगेट डिमांड जब हम सारे गुड्स और सारी सर्विसेज की डिमांड करते हैं बाय, एंड दैट डिमांड इज बीइंग डन बाय द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। बट जब हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं, दैट मीन्स द होल इकोनॉमी इज डिमांडिंग अ सर्टन प्रोडक्ट, ठीक है। हम कोई सर्टन प्रोडक्ट को पूरी इकोनॉमी डिमांड कर रही है। से फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट हो गया, ठीक है। अब जैसे कि गुड डे ले लेते हैं अपन। सो गुड डे की डिमांड पूरी इकोनॉमी में जो जो भी लोग करेंगे, दैट विल बी दी मार्केट डिमांड, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में कोई भी गुड्स कोई भी सर्विसेज की डिमांड होती है, तो दैट इज एग्रीगेटेड डिमांड। सो इन मार्केट डिमांड वी टॉक्स अबाउट ओनली एंड ओनली सिंगल कमोडिटी, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉम्पोनेंट्स। सो सिंस यू गॉट कि एग्रीगेट मतलब हम हर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम यहीं पे यहाँ मतलब कॉम्पोनेंट्स में हम यही पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके जो है सेक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर्स होते हैं या फिर ऐसा कंजम्पशन होता है जो कि प्राइवेट लोग करते हैं। यहाँ पर प्राइवेट का मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी हाउस, वो सारे लोग जो कि अपने घर पे अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ नीड्स को पूरा करने के लिए खर्चे कर रहे हैं, तो वो आते हैं प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो उनके द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर करा जाएगा वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट होगा, ओके। एंड इट हैज़ गॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ द इनकम, कि कोई भी हाउस होल्ड इंसान की या फिर कोई भी एक डोमेस्टिक व्यक्ति की जितनी इनकम होती है, उतने ज़्यादा ही वो एक्सपेंडिचर कर पाता है, मे बी ऑन गुड्स और मे बी ऑन सर्विसेज। सो इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन देयर इनकम, ठीक है। तो इसको मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, वी डिनोटेड फ्रॉम द लेटर सी, कैपिटल सी से हम प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिनोट करते हैं। द सेकंड थिंग कम्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखो, जो भी एक्सपेंडिचर इन द होल इकोनॉमी इज बीइंग डन फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, यानी कि जो कि हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं, जो हमारा कैपिटल गुड्स को में एडिशन लाते हैं, तो वो सारे गुड्स को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एंड दैट इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जितने भी फिजिकल कैपिटल असेट हो गई, जिसकी मशीन हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, तो इसमें जब आप पैसे लगाते हो ना, सो दैट इज ऑल्सो डिमांड एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन टू एग्रीगेट डिमांड। बट जैसे कि हमने ऊपर वाले केस में बात करी थी कि जितनी इनकम होगी उससे कंजम्पशन पे क्या असर पड़ेगा, हम इन्वेस्टमेंट में ऐसा बात नहीं करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगेन डिफर्स ऑन द टर्म्स ऑफ योर इनकम, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हमें अज्यूम करते हैं, प्लीज़ नोट द पॉइंट, यहाँ पे मैंने स्टार भी बनाया इसी चीज़ के लिए। वी अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज ऑटोनमस। ऑटोनमस है यानी कि
दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम। हम इसको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे वाइल मेकिंग द स्केड्यूल ग्राफ। हम हमेशा इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस रखेंगे जो कि इनकम के चेंज होने से इन्फ्लुएंस नहीं होता है ना। एंड दिस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड विद द कैपिटल आई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो सिमिलर टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, जो भी खर्चा गवर्नमेंट करती है मे बी फॉर कंज्यूमर गुड्स, मे बी फॉर कैपिटल गुड्स, उनकी खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए या फिर इकोनॉमी की नीड्स को या सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए, सो दैट इज टर्म्ड अंडर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं एक, और दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स आर ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग पब्लिक नीड्स। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जहाँ पर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कैपिटल गुड्स जनरेट कर रहे हो। ठीक है, एंड दिस इज डिनोटेड बाय द कैपिटल जी as a component of aggregate demand, and we solve the problems numericals in this terminology only, है ना। And then comes net export. In your syllabus, whenever you come across the term net export, it is always referring to export minus import। net export कैसे निकलता है, export minus import ऑफ द इकोनॉमी से। ठीक है, तो यहाँ पर भी नेट एक्सपोर्ट का वही मतलब है, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट एंड एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट। तो जब इसमें से एक्सपोर्ट में से हम इम्पोर्ट माइनस कर देते तो वट एवर वैल्यू इज लेफ्ट दैट इज कंसिडर्ड एज दी नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो वो सारी वैल्यू आई मीन ये सारे गुड्स जो कि हम बाहर से मंगा रहे हैं या बाहर वाले इसकी डिमांड कर रहे हैं, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द एग्रीगेट डिमांड एज अ होल। So that is why net exports are always included as the component of aggregate demand. So majorly aggregate demand consists of 4 items: consumption, investment, government consumption and export minus import, that is net exports। ठीक है, तो जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, so the formula implies G plus C plus I प्लस एक्स माइनस एम। आई होप यू गॉट इट कि ये कैसे आया। नाउ टॉकिंग अबाउट, ये तो हमने एग्रीगेट डिमांड की बात करी विच इज़ इन द 4 सेक्टर्स। इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच आई टॉट यू दैट इज़ द नेशनल इनकम, उसमें हमने सर्कुलर फ्लो में बात की थी 4 सेक्टर्स इकोनॉमी के और 2 सेक्टर्स इकोनॉमी के। इन 4 सेक्टर्स वी हैव गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन इट इज़ अबाउट 2 सेक्टर इकोनॉमी, तब हमारे पास 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज प्रोड्यूसर अनदर इज कंज्यूमर। ठीक है, तो जब हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, दिस द अर्लियर वन अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन करा दैट वाज फॉर द 4 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, जहाँ पर हमने गवर्नमेंट की भी बात करी, इन्वेस्टमेंट की बात करी, हाउस होल्ड की भी बात करी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की भी बात करी। जब 2 सेक्टर होता है, सो देयर वी हैव ओनली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर विद अस। So at that times the formula changes as aggregate demand is equals to consumption plus investment, only consumption plus investment। ठीक है, now we are moving forward the schedule of aggregate demand। So here firstly we have taken income which is हैविंग स्टेबल फ्रीक्वेंसी, यानी कि 100 0 से 100 हुआ, 100 से 200 हुआ, 200 से 300 हुआ, यानी कि सब में 100 का गैप है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं पहले हमारी इनकम थी 0, फिर हुई 100 रुपीज़, फिर हुई 200 रुपीज़। सो इससे जो है कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे क्या अंतर आया वो हम पढ़ेंगे। सो व्हेन इट इज़ अबाउट कंजम्पशन, तो जब हमारी 0 इनकम थी, हमारा कंजम्पशन हुआ करता था 40 रुपीज़ का। सो कंजम्पशन क्यों हुआ, अगर इनकम ही नहीं है तो कंजम्पशन कैसे करा, बिकॉज even after having no income there is some of the needs, there is some of the consumption which we do for our survival। ठीक है, तो 40 रुपये मतलब कि 40 रुपये का खर्चा तो ना करके भी करना ही पड़ता है फॉर अवर बेसिक नेसेसिटीज से, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया। सो ये हम खर्चा करते ही हैं। और उसके बाद इनिशियली जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, हमारे कंजम्पशन रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होते हैं। सो अगेन क्योंकि इनकम भी एक स्टैगनेंट रेट से बढ़ रही है, तो कंजम्पशन भी एक स्टैगनेंट रेट से बढ़ रहा है। इफ़ यू नोटिस, हमेशा यहाँ पर 80 रुपीज़ का अंतर हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, सो वाइल टीचिंग ओनली आई टोल्ड यू कि हमारे इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, सो विल बी कीपिंग इट कॉन्स्टेंट ओनली, दैट इज 20-20-20-20। नाउ टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट डिमांड, सो अभी हमने जो 2 सेक्टर इकोनॉमी का फॉर्मूला पढ़ा जिसमें हमने बताया कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और हमारे स्केड्यूल में भी हमको इन्हीं चीज़ों की नीड थी। सो विल बी पुटिंग दिस फॉर्मूला हियर ओनली फॉर मेकिंग द स्केड्यूल और मेकिंग द ग्राफ। तो यहाँ पर हमने एग्रीगेट डिमांड में लिखा है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इज रिटन ऑन द एग्रीगेट डिमांड कॉलम, और फिर उसके बाद जब हमने ग्राफ बनाया, सो इट इज़ गोना लुक लाइक दिस। सो फर्स्टली लाइक द डिफरेंट ग्राफ्स वी स्टडीड, हमेशा जो है 0 से स्टार्ट होता था, बट हमारा एग्रीगेट डिमांड 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये सम है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का, और कंजम्पशन कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता, और इन्वेस्टमेंट को भी हमने यहाँ पर ऑटोनॉमस कंसिडर किया है, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड वाला ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और कंजम्पशन कर्व हमेशा अपवर्ड ही रहेगा क्योंकि एज मच एज इंक्रीमेंट इज देयर इन योर इनकम दैट मच ऑफ कंजम्पशन योर गोना इंक्रीज। ठीक है, भले ही कंजम्पशन का लेवल हमेशा सेम नहीं रहेगा, यानी कि हमेशा 40 से 120, 120 से 200, यानी हमेशा 80 का डिफरेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो पॉसिबली ये हमेशा ना हो, जितना ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ी उतना ज़्यादा कंजम्पशन ना बढ़े, बट कभी भी हमारी इनकम बढ़ती है तो उससे हमारे कंजम्पशन पे डायरेक्टली अफेक्ट आता है और कहीं ना कहीं हमारा कंजम्पशन बढ़ता ही है। दैट इज़ वाई
जो हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व है या फिर कंजम्पशन कर्व भी है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसको याद करने का अच्छा तरीका है, देयर इज अ डायलॉग कि पैसा छाती पर लेकर जाओगे क्या, सो वी कैन नॉट सेव ऑल ऑफ आर इनकम, है ना। भले ही वो बढ़ रही है तो हम सब सेव नहीं कर सकते, वी हैव टू स्पेंड इट इन द मेकिंग ऑफ आर लाइफस्टाइल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, आई मीन फोर्थ पॉइंट आता है कि दिस कर्व विच इज़ इन द डॉटेड फॉर्म और एक है जो है लाइन वाला फॉर्मेट है, तो हमेशा इनके बीच में एक पैरेलल डिस्टेंस होगा अमंग्स द कंजम्पशन कर्व एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व। दिस इज बिकॉज क्योंकि ये दोनों जो लाइंस हैं ये इट शोज कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज ऑलवेज फिक्स ऑटोनोमस, दैट इज 20, ठीक है। यहाँ पर कंजम्पशन कर्व जो है 40, 120, 200 के रेट्स पे हमने मार्क करा और उस हिसाब से हमने ग्राफ बनाया। एग्रीगेट डिमांड भी हमने सेम बनाया, बस इसमें हमेशा 20 प्लस का इंक्रीमेंट हुआ ड्यू टू द एडिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीगेट डिमांड। वन मोर थिंग, जैसे मैंने बोला कि ये दोनों ग्राफ जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इट शोज कि हमारा जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है इनकम में, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द कंजम्पशन लेवल। सो दैट वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर एडी ग्राफ। वन मोर थिंग कि जब हमारा इनकम जीरो होता है और तब भी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ लेवल पे होता है, तो हम इस कंजम्पशन को मानते हैं कि भाई ये तो इरिप्लेसेबल है। इवन यू हैव इनकम और यू डोंट हैव इनकम, यू नीड टू हैव वाटर, यू नीड टू हैव फूड, यू नीड टू हैव शेल्टर, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, तो आपकी इनकम हो ना हो, ज़्यादा हो कम हो, आपको 40 रुपये का खर्चा तो करना ही पड़ेगा। सो दिस कंजम्पशन इज कंसिडर्ड एज दी ऑटोनोमस कंजम्पशन सिमिलर टू दैट ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है उस पर भी इनकम के चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिमिलरली ये जो 40 रुपये का खर्चा है, ओनली दिस अमाउंट इज कंसिडर्ड एज दी ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि वेदर योर इनकम इज मोर और लेस और इवन नाइल, यू नीड टू हैव दिस अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द सेक ऑफ योर सर्वाइवल, ठीक है। तो ये था एग्रीगेट डिमांड और इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। I've also noted all of these bulletins here, so you can go through it. Now moving forward with the new concept of aggregate supply, I just advise you all to pause the video and revise aggregate demand nicely. और अगर वो बहुत अच्छे से समझ आ गया है then only focus on aggregate supply, otherwise you'll get confused. Or if you want, you can just skip the video right now and you can continue this after some times, so that you'll not mix up the concepts, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सप्लाई, तो सप्लाई इज इक्विवेलेंट टू कितना एक प्रोड्यूसर जो है वो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज, ठीक है। अब वो जो है जब वो एग्रीगेट लेवल पे सप्लाई होता है, यानी कि जब वो एग्रीगेट लेवल पे पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको जो है goods and services supply करते हैं for the whole economy, that is termed as aggregate supply. So the money value of final goods and services, so yeah, here we talk about only final goods and not the intermediary ones, so that all the producers are willing to supply, क्योंकि again एक फ्यूचर का फिनोमिना है, तो यहाँ पर हम विलिंग यानी कि एक अजम्पशन लेते हैं कि आने वाले टाइम में आने वाली इनकम में इस इकोनॉमी में हम कितने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करने वाले हैं। सो दैट इज नथिंग बट द एग्रीगेट सप्लाई, ओके। इट इज़ बिलीव्ड कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई होता है दैट इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। नाउ व्हाई डू वी से दिस, सो देयर इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर इट। जैसे हमने बोला कि एग्रीगेट सप्लाई जो है इट इज़ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जितना भी आउटपुट निकलेगा उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है। अभी जो भी आउटपुट निकला है दैट इज बीइंग taken out with the help of factors of production. Factors of production is the term which I taught in the chapter 1. I hope that you all are aware of it. If not, you can watch that video. तो जो हमारा factors of production होते हैं, it includes all काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर एज इन द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। और ये जिनको मिलता है, जिनको रेंट मिल रहा है, जिनको वेजेस मिल रहे हैं, उनके लिए ये एक तरह का फैक्टर इनकम हुआ, है ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लास्ट में मिलती है उनकी इनकम, एंड दैट इज टर्म्ड एज फैक्टर इनकम, राइट। तो ये जो फैक्टर इनकम होती है, जब हम पूरे इकोनॉमिक लेवल की बात करते हैं, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर छोटे से छोटे एम्प्लॉय की बात करते हैं और उनकी इनकम की बात करते हैं, सिंस दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इन प्रोड्यूसिंग द आउटपुट फॉर द इकोनॉमी, तो जो भी उनकी इनकम आती है, तो द सम टोटल ऑफ ऑल दैट इनकम ऑन एन एग्रीगेट लेवल इज टर्म्ड एज नथिंग बट द नेशनल इनकम, ठीक है। उसी को कहा जाता है नेशनल इनकम। और यहाँ पर इसीलिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू द फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दैट इज समथिंग विच इज एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू। तो एग्रीगेट सप्लाई इसीलिए नेशनल इनकम को के इक्वल होता है, ठीक है। सो हियर इज़ द प्रॉपर प्रोसीजर। एग्रीगेट सप्लाई मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड इन दी एंड वी पे देम। और ये जब हम एग्रीगेट लेवल पे जब इस इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट नेशनल इनकम, दैट इज़ वाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। नाउ टॉकिंग अबाउट सम द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज
और द नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई के एज सच कंपोनेंट्स नहीं है, बट नेशनल इनकम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एंड सिंस नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, सो विल बी स्टडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। हियर द इनकम और नेशनल इनकम इज टर्म्ड विथ द एक्रोनिम और कैपिटल लेटर वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको टर्म करते हैं वाई से। सो इट हैज़ गॉट टू मेजर कंपोनेंट्स, वन इज कंजम्पशन, अनदर इज सेविंग। सो इन एन इकोनॉमी, जस्ट इमेजिन यू हैव गॉट अ मनी इन योर पैकेट, सॉरी पॉकेट। तो आप उस मनी का क्या करोगे? या तो कंजम्पशन करोगे या तो सेव करोगे। कंजम्पशन आप किसी भी चीज़ में करो, एंड एट द एंड अगर कुछ पैसे बचते हैं, सो यू गो एंड सेव इट, राइट। तो यही जो है इनकम के दो मेजर सोर्सेज हैं, या फिर दो ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर हम इनकम को लगाते हैं। इधर वी कंज्यूम समथिंग और एल्स वी सेव इट। ठीक है, सो इनकम स्टैंड्स एज द addition ऑफ दीज टू थिंग्स, कंजम्पशन एंड सेविंग। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी स्केड्यूल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो एग्रीगेट सप्लाई में अगेन हम लोग इनकम को कंसिडर करेंगे, और जो है हमारी नेशनल इनकम के तो दोनों कंपोनेंट्स, कंजम्पशन और सेविंग्स को भी यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। सो अगेन हम लोग इनकम जो है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से बढ़ाएंगे, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 400, 500। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कंजम्पशन है उसको भी हम सेम रखेंगे। फर्स्टली आएगा आपका 40, स्टैंड्स फॉर ऑटोनमस कंजम्पशन। एंड फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, देयर विल बी अ कांस्टेंट इंक्रीमेंट इन द कंजम्पशन, देन इट कम्स सेविंग्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है नेगेटिव में भी वैल्यूज आएंगे। नाउ व्हाई डज दीज वैल्यूज कम्स इन नेगेटिव? लेट मी टेल यू। जब हमारे पास इनकम कुछ भी नहीं होगी एंड स्टिल वी हैव टू डू कंजम्पशन फॉर द सर्वाइवल, तो यहाँ पर हम जो है हमारी पुरानी सेविंग्स जो होंगी, या पुरानी जो भी हमारे पास नॉट इन्वेस्टमेंट बट जो भी हमारी सेविंग्स होगी, हम उनको बेच देंगे। ठीक है, और वो जो है हम यहाँ पर पूरे -40 यानी पूरे 40 रुपये हम खर्च कर देंगे इन ऑर्डर टू कंज्यूम समथिंग, राइट। और यहाँ पर हमारी इनकम जो है जीरो है, सो दैट इज वाई वी हैव टू टेक द रिक्वायरमेंट ऑफ सेविंग्स। तो यहाँ पर हम माइनस यानी कि वी हैव विदड्रॉन आर सेविंग्स। ठीक है, देन व्हेन यू हैव गॉट इनकम एज 100, पर क्योंकि हमारा कंजम्पशन रिक्वायरमेंट अब बढ़ चुका है ना, इट टर्न टू बी 120। नाउ इन ऑर्डर टू कंज्यूम वी हैव टू जस्ट नॉट डिपेंड ऑन द इनकम। हम इनकम पूरे 100 तो यूज़ करने ही वाले हैं, बट अगैन जो हमारी बाकी की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए हम फिर से हमारी सेविंग्स में से विदड्रॉ करेंगे, जो पैसा कम पड़ रहा है फॉर द इनकम। तो यहाँ पर -20 आया। Then when your income is equivalent to consumption, there is no need of saving, so that is why it is turned to be zero। और फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी कंपेयर टू आर कंजम्पशन, हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा इनकम बढ़ती जाएगी, हम फिर से चीज़ों को सेव करना चालू करेंगे। जब हमारी इनकम थोड़ी सी 20 रुपये ज़्यादा हुई कंजम्पशन से, सो वी हैव सेव दैट 20 रुपीज़ समवेयर, एंड देन द ग्राफ गोज ऑन। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका एग्रीगेट सप्लाई। तो सिंस आई टोल्ड यू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, एंड नेशनल इनकम इज इक्विवेलेंट टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, तो यहाँ पर हम इन दोनों को ही प्लस कर देंगे। सो 40 - 40 इज 0, 120 - 20 इज 100, 200 - 0 इज 0, एंड सो ऑन। दिस एग्रीगेट सप्लाई वो टर्न टू बी इक्विवेलेंट टू योर इनकम। ठीक है, आपकी जो इनकम है और जो एग्रीगेट सप्लाई है उनकी वैल्यूज आप कोई भी पॉइंट पे देख लोगे सेम ही मिलेगी। दिस शोज दैट एग्रीगेट सप्लाई एंड योर इनकम, दिस इज अ नेशनल इनकम। ठीक है, तो सिंस आई वॉज गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई वॉज टॉकिंग ऑन अ वेरी स्मॉल लेवल, बट ऑन द लार्जर लेवल जो आपकी नेशनल इनकम होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू एग्रीगेट सप्लाई। सो दिस स्केड्यूल इटसेल्फ proves कि हमारी इनकम जो है इट इज इक्विवेलेंट टू द एग्रीगेट सप्लाई। नाउ व्हेन वी मेक द ग्राफ, वी कीप इनकम ऑन द x-axis and savings and consumption of y-axis, and when we make the graph it is always on the 45 degree. Now why does it stands on 45 degree always, the aggregate supply graph हमेशा 45 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि जिस अमाउंट से हमारी इनकम में इंक्रीमेंट आ रहा है उसी अमाउंट से हमारी सेविंग प्लस कंजम्पशन यानी कि एग्रीगेट सप्लाई में भी इंक्रीमेंट आ रहा है ना। सिंस आवर इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई लेवल इज सेम एट ऑल दी पॉइंट्स। ठीक है, जब आपका कंजम्पशन 40 और सेविंग्स -40 थी तभी भी एग्रीगेट सप्लाई जीरो था एंड इनकम जीरो थी, एंड आप कोई भी पॉइंट पे चेक कर लो, योर इनकम एंड सेविंग कंजम्पशन और एग्रीगेट सप्लाई विल बी सेम। दैट इज वाई योर ग्राफ विल ऑलवेज मेक अ 45 डिग्री एंगल, बिकॉज दिस एरिया इज सेम एज दैट ऑफ दिस वन। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द एग्रीगेट कर्व। और बहुत सी बार ये क्वेश्चन आता है कि वाई दिस इज अ 45 डिग्री लाइन, सो द वेरी इजी आंसर इज because income is equal to aggregate supply, and on the x-axis we have taken income and the y-axis we have taken savings and consumption, and saving and consumption leads to the aggregate supply only. So that is why the rate of the change of income is equal to the rate of the change of aggregate supply at any point and every point. Hence the line or the curve will always make the 45 degree angle. ठीक है, सो आई होप आपको एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इन सबकी चीज़ें, कर्व, उसका स्केड्यूल, उसका फॉर्मूला, उसके कंपोनेंट्स, एवरीथिंग यू गॉट इट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। द वीडियो हैज़ गॉन ऑलरेडी लॉन्ग, बट आई होप it was worth enough to watch this way long. So if you like the video, hit on the like button, share it with your friends please, and do support to my channel by subscribing it. And if you've got any doubt in this many concepts, you can just ask me below in the comment section. I'll soon upload the rest of the chapter in the upcoming videos. Thank